नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के एक ऐसे हिस्से की जिसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पार्ट 3 की, जो हमें हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स देता है। और सोचिए, ये कोई मामूली शब्द नहीं है। खुद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा था? संविधान की आत्मा और उसका दिल। इससे ही अंदाजा लग जाता है कि ये टॉपिक कितना कितना जरूरी है। तो चलिए, इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं इसके नाम से ही। भारत का मैग्ना कार्टा, हमारे लोकतंत्र की बुनियाद। ये जो तुलना है ना, ये बड़ी दिलचस्प है। सोचकर देखिए, 1215 में इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा ने क्या किया? उसने वहां के लोगों को राजा की मनमानी ताकत से बचाया। बिल्कुल उसी तरह हमारे संविधान का पार्ट 3 हम सभी भारतीय नागरिकों को राज्य यानी सरकार की शक्ति से बचाता है। एक था इतिहास का अधिकार पत्र और ये है आजादी की मॉडर्न गारंटी। तो ये आइडिया आया कहाँ से? देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने दुनिया भर के बेहतरीन संविधानों को स्टडी किया और ये जो फंडामेंटल राइट्स का ढांचा है, इसकी प्रेरणा खास तौर पर आई यूएस बिल ऑफ राइट्स से। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इन अधिकारों में असली शक्ति कहाँ से आती है, क्योंकि ये सिर्फ कागज पर लिखे हुए शब्द नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये अधिकार सिर्फ कागजी वादे हैं? इसका जवाब एक सिंपल से शब्द में है, जस्टिशिएबल। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इन अधिकारों को कानूनी तौर पर लागू करवाया जा सकता है, सीधे कोर्ट में। अगर किसी के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके लिए कानूनी उपाय मौजूद हैं। और इसका असली मतलब कितना पावरफुल है, ये सोचिए। अगर किसी भी नागरिक के इन अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये सच में एक बहुत बड़ी ताकत है। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर। वो कौन सी 6 मुख्य स्वतंत्रताएं हैं जो हमें मिली हैं? चलिए देखते हैं इस आज़ादी के ढांचे को। अच्छा, इतने सारे अधिकार हैं, इन सबको याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? लेकिन इसके लिए एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। एक निमोनिक समझ लीजिए, EFERCR। तो ये EFRCR है क्या? चलिए इसको डिकोड करते हैं। पहला E है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। F से आता है राइट टू फ्रीडम, बोलने की, घूमने की आज़ादी। अगला E है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर R है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपने धर्मों को मानने की आज़ादी। C से आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और आखिर में सबसे ज़रूरी R, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वही आर्टिकल 32 जिसे संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हर चीज की तरह इन अधिकारों की भी कुछ सीमाएं हैं। चलिए उन महत्वपूर्ण अपवादों को भी समझते हैं। तो फिर से एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या ये अधिकार एब्सोल्यूट हैं? क्या ये हर समय हर हालात में मिलते हैं? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। कुछ मुख्य सीमाएं हैं, जैसे नेशनल इमरजेंसी के दौरान इनमें से ज्यादातर अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है। और हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था राइट टू प्रॉपर्टी के साथ, जिसे अब मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, एक सुरक्षा कवच है जो हमेशा रहता है, आर्टिकल 20 और 21। इन्हें कभी भी किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 गलत सजा से बचाता है और आर्टिकल 21 वो है जीने का अधिकार, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो हमारे लोकतंत्र की जान है। और राइट टू प्रॉपर्टी की बात करें तो ये बदलाव आखिर था क्या? देखिए, पहले ये आर्टिकल 31 के तहत एक फंडामेंटल राइट था। अब ये आर्टिकल 300A के तहत सिर्फ एक लीगल राइट है। मतलब अधिकार अब भी है, लेकिन इसकी सुरक्षा का लेवल वो नहीं है जो एक मौलिक अधिकार का होता है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं, आते हैं फाइनल सेक्शन पर, हमारे अधिकार, हमारी ढाल। तो संक्षेप में संविधान का पार्ट 3 हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। एक ऐसी ढाल जो राज्य की शक्ति के खिलाफ आज़ादी और इंसाफ की गारंटी देती है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। एक ऐसे देश का नागरिक होने का क्या मतलब है जहां लोगों के पास ऐसे अधिकार हैं जिन्हें आसानी से छीना नहीं जा सकता? इस पर जरूर सोचिएगा। हैं भारतीय संविधान के 2 बहुत ही खास आर्टिकल्स को। ये वो आर्टिकल्स हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों के लिए एक तरह से ढाल और तलवार का काम करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स तो हैं,
है ना? पर ये हमें बचाते किससे हैं? आखिर किसके खिलाफ है ये अधिकार? इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि इन अधिकारों के सामने कौन सी ताकत खड़ी है। और जवाब है स्टेट, यानी राज्य। हमारे अधिकार हमें राज्य से बचाते हैं। लेकिन ये राज्य है क्या? इसका मतलब क्या है? बस यही बताता है हमें आर्टिकल 12। देखिए, आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट की परिभाषा को बहुत बहुत बड़ा रखता है। और ऐसा क्यों है? ताकि कोई भी सरकारी अथॉरिटी, कोई भी सरकारी बॉडी ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से भाग ना सके कि भाई हम तो स्टेट का हिस्सा ही नहीं है। तो स्टेट का मतलब सिर्फ केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संसद नहीं है। इसमें नगरपालिकाएं, पंचायतें, यहां तक कि LIC, ONGC और सेल जैसी सरकारी कंपनियां भी आती हैं। मतलब साफ है, इन सभी को हमारे फंडामेंटल राइट्स की इज्जत करनी ही होगी। ये इसके लिए मजबूर हैं। अब इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है तो याद कैसे रखें, है ना? तो इसके लिए एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, GLO रूल। G मतलब गवर्नमेंट्स, L से लोकल बॉडीज और O यानी अदर अथॉरिटीज। बस इतना याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि सामने कौन है, हमारा ओपोनेंट कौन है। अब सवाल ये है कि हमारे पास हथियार क्या है, हम अपना बचाव कैसे करेंगे। बस यहीं पर आता है आर्टिकल 13, जो हमारे अधिकारों की असली ढाल है। आर्टिकल 13 हमारी जुडिशरी यानी न्यायपालिका को एक जबरदस्त पावर देता है। इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कानून, कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है तो कोर्ट्स उसे खारिज कर सकती हैं, उसे रद्द कर सकती हैं। लेकिन एक मिनट, जब हम कहते हैं कानून तो उसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ वो कानून जो पार्लियामेंट बनाता है, या फिर इसका दायरा, इसका स्कोप और भी बड़ा है? तो जवाब है, इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। इसमें सिर्फ पार्लियामेंट के बनाए कानून ही नहीं, बल्कि प्रेसिडेंट या गवर्नर के जारी किए गए ऑर्डिनेंस भी आते हैं। और इतना ही नहीं, कोई सरकारी ऑर्डर, नियम, यहाँ तक कि सदियों से चली आ रही कोई सामाजिक प्रथा या रीति रिवाज भी इसके दायरे में है। सोचिए, अगर कोई परंपरा भी फंडामेंटल राइट्स को छीनती है तो उससे भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अच्छा, अब एक और भी गहरा सवाल उठाते हैं। मान लीजिए कि सरकार कोई नया कानून नहीं बनाती, बल्कि सीधे संविधान को ही बदल दे, उसमें अमेंडमेंट कर दे और हमारे फंडामेंटल राइट्स छीनने की कोशिश करे। तब क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है ना? क्या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके आर्टिकल 13 की इस ढाल को ही बेकार कर दे? इस सवाल का जवाब हमें मिला 1973 में एक लैंडमार्क केस में, केशवानंद भारती केस। देखिए, इस केस से पहले तक यही माना जाता था कि पार्लियामेंट की पावर अनलिमिटेड है, वो संविधान में कुछ भी बदल सकती है। लेकिन इस एक केस ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने इंडियन डेमोक्रेसी की पूरी दिशा ही बदल दी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त सिद्धांत दिया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हाँ, पार्लियामेंट संविधान को अमेंड कर सकती है, लेकिन वो संविधान की नींव को, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। ये एक तरह से हमारे लोकतंत्र के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। तो फिर इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? चलिए इसे एकदम आसान शब्दों में समेटते हैं। तो मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 12 ये बताता है कि हमारा ओपोनेंट कौन है, यानी स्टेट क्या है, और आर्टिकल 13 हमें उस ओपोनेंट से लड़ने के लिए हथियार देता है, और वो हथियार है जुडिशियल रिव्यू। एक पहचान कराता है तो दूसरा ताकत देता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, सोचिएगा इस पर। आज के ज़माने में जहां बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हमारी जिंदगी पर सरकार से कम असर नहीं डालती हैं, तो क्या स्टेट की इस परिभाषा का दायरा बढ़ाकर उन्हें भी इसमें शामिल नहीं करना चाहिए? इस पर सोचिएगा ज़रूर।